न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। तेजस्वी यादव से योजना के लिए राशि का हिसाब मांगे बोले प्रशांत किशोर। श्रीनगर टीएमसी सांसद ने सुनाई आग। महाराष्ट्र में सिर्फ 2.5 साल के काम को लेकर शिवसेना। सियोल में ऑपरेशन सिंदूर पर बोली राघव। तो खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव से योजना के लिए राशि का हिसाब मांगे बोले प्रशांत किशोर। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने की फिराक में, जिसके लिए जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया। पीके इन दिनों सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, जिसके दम पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला कर सके। प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि वह बिहार में जातिवादी राजनीति के सिंडिकेट को हर हाल में तोड़कर रखेंगे। वह कई मौकों पर कह चुके हैं कि जब दिल्ली में जात पात की राजनीति का बंधन टूट सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। इसे फॉर्मूले को लेकर पीके पिछले 2 साल में सर्व समाज की बात करते रहे हैं, लेकिन चुनावी तपिश के साथ बिहार की सियासी मिजाज के मुताबिक अपनी राजनीति में बदलाव किया और अब जातीय के बिसात पर अपना सियासी दाव सेट करना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले नीतीश कुमार कांग्रेस तेजस्वी यादव की सरकार थी, तब उन्होंने योजना क्यों बंद की। वे उस समय पैसा दे सकते थे, वे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है। तेजस्वी यादव से योजना के लिए राशि का हिसाब मांगी और हमें बताइए कि वह इतना पैसा कहां से लाएंगे। लोगों ने आरजेडी कांग्रेस के 15 साल देखे थे और अब वे पिछले 20 दिनों से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ है, अब बिहार बदलाव देखना चाहता है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने की फिराक में, जिसके लिए जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया। पीके इन दिनों सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, जिसके दम पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला कर सके। प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि वह बिहार में जातिवादी राजनीति के सिंडिकेट को हर हाल में तोड़कर रखेंगे। वह कई मौकों पर कह चुके हैं कि जब दिल्ली में जात पात की राजनीति का बंधन टूट सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। इसे फॉर्मूले को लेकर पीके पिछले 2 साल में सर्व समाज की बात करते रहे हैं, लेकिन चुनावी तपिश के साथ बिहार की सियासी मिजाज के मुताबिक अपनी राजनीति में बदलाव किया और अब जातीय के बिसात पर अपना सियासी दाव सेट करना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले नीतीश कुमार कांग्रेस तेजस्वी यादव की सरकार थी, तब उन्होंने योजना क्यों बंद की। वे उस समय पैसा दे सकते थे, वे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है। तेजस्वी यादव से योजना के लिए राशि का हिसाब मांगी और हमें बताइए कि वह इतना पैसा कहां से लाएंगे। लोगों ने आरजेडी कांग्रेस के 15 साल देखे थे और अब वे पिछले 20 दिनों से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ है, अब बिहार बदलाव देखना चाहता है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने की फिराक में, जिसके लिए जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया। पीके इन दिनों सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, जिसके दम पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला कर सके। प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि वह बिहार में जातिवादी राजनीति के सिंडिकेट को हर हाल में तोड़कर रखेंगे। वह कई मौकों पर कह चुके हैं कि जब दिल्ली में जात पात की राजनीति का बंधन टूट सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। इसे फॉर्मूले को लेकर पीके पिछले 2 साल में सर्व समाज की बात करते रहे हैं, लेकिन चुनावी तपिश के साथ बिहार की सियासी मिजाज के मुताबिक अपनी राजनीति में बदलाव किया और अब जातीय के बिसात पर अपना सियासी दाव सेट करना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले नीतीश कुमार कांग्रेस तेजस्वी यादव की सरकार थी,
तब उन्होंने योजना क्यों बंद की? वे उस समय पैसा दे सकते थे। वे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है। तेजस्वी यादव से योजना के लिए राशि का हिसाब मांगी और हमें बताइए कि वह इतना पैसा कहां से लाएंगे। लोगों ने आरजेडी कांग्रेस के 15 साल देखे थे और अब वे पिछले 20 दिनों से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बिहार बदलाव देखना चाहता है। जो है माई बहन योजना देने की घोषणा की 2500 रुपया हर महीना हर एक महिलाओं को, क्या कहेंगे इसमें? कहाँ पर? बिहार में। तो अभी तो उनकी सरकार थी। अभी साल भर पहले तो नीतीश कुमार, कांग्रेस और तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो उन्होंने किसने रोका था कि भाई पहले से पैसा दे देते। अभी चुनाव आया है तो जनता को फिर बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं 2500 रुपया देंगे। अगर 2500 रुपया देंगे तो बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। 6 करोड़ महिला को अगर आप 2500 रुपया महीना देंगे तो बजट होगा 1,50,000 करोड़ रुपया। बिहार के बजट है 1 लाख करोड़। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, उसमें से योजना बजट सिर्फ उपलब्ध है 1 लाख करोड़ खर्च करने के लिए। और ये लोग कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे माई बहन योजना में। ये इतने बड़े मूर्ख हैं या पूरे बिहार को मूर्ख समझ रहे हैं? मेरे भाई, अगर 6 करोड़ महिलाओं को आप 2,500 रुपया हर महीने दोगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। जो भी कांग्रेस का वैज्ञानिक आकर ये बता रहा है या तेजस्वी यादव बता रहे हैं, उनसे कहिए भैया कैलकुलेटर लेके जोड़ लो और बता दो कि पैसा कहाँ से आएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार जो वादे करती है वो पूरा कर दी जाए। झारखंड में हो, कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो। कहाँ पर सरकार इंडिया की बन गई? झारखंड में मेरे भाई कहाँ पे सरकार बन गई? यहाँ पर तो बिहार में ये लोग थे। बिहार को लूटने वाले राजद और कांग्रेस की ही तो सरकार है। 15 साल पूरे देश यहाँ बिहार में जंगल राज चलाया। उस समय कहाँ गए थे ये लोग? अभी तो डेढ़ साल से यही कर रहे हैं। 1.5 वर्ष पहले, अभी तो लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं की तो सरकार थी भाई। किसने बोला था, किसने रोका था करने से? आप सर कोई ऐसी स्कीम लाएंगे महिलाओं को? कोई स्कीम नहीं लाएंगे। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, कोई मूर्खता वाली बात नहीं करते हैं। ये मूर्ख बनाने का उपाय कर रहे हैं। भाई अगर आपके पास 100 रुपया है तो 150 रुपया का स्कीम कैसे चला सकते हो? और ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। पूरे बिहार को मूर्ख समझ रहा है कि जब 1.5 लाख करोड़ रुपया आप लाएंगे कहाँ से? ये लोग ये समझते हैं भाई किसी तरह सत्ता में आ जाओ और फिर जो 30 साल से कर रहे हैं बड़े बड़े वादे करो। इन्होंने कहा 10 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। क्या हुआ? नौकरी मिल गया? यहाँ पूछे किसी को नौकरी मिला है पूरे बिहार में? ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बात है। सर पटना में एनएमसीएच में एक व्यक्ति का पैर जो है वो चूहा खा गया। इससे ये पता चलता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या कहेंगे इस पे? भैया यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से जाकर पूछिए। ये लोग तो बता रहे हैं कि मोदी जी के राज में एकदम राम राज्य आ गया है, भारत विश्व गुरु बन गया है और बिहार में पेशेंट का पैर चूहा खा रहा है। तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। 30 साल इनको अवसर देकर जनता ने देख लिया। राजद को भी 15 साल देखा, राजद कांग्रेस को, और आज 20 बरस से नीतीश और भाजपा को भी लोग देख रहे हैं। लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं आया है। लोग तंग आ चुके हैं भ्रष्टाचार से, लोग तंग आ चुके हैं यहाँ के गरीबी, पलायन, बेरोजगारी से। लोग नया विकल्प। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीनगर टीएमसी सांसद ने सुनाई आपबीती। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2142 बुधवार शाम खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान फ्लाइट में जोरदार कंपन होने लगा, जिससे यात्रियों में डर पैदा हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। पायलट ने श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया है कि फ्लाइट का नोज कोन टूटा हुआ था। फ्लाइट में 227 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित है। टर्बुलेंस के दौरान फ्लाइट के अंदर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें लोग अपनी जान की दुआ मांगते नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने की आवाजें भी आ रही हैं। यात्रियों के बीच टीएमसी यात्री तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी सफर कर रहा था। इनमें शामिल टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि मुझे लगा कि मौत करीब है, जिंदगी खत्म हो गई है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हम सबकी जान बचाने वाले पायलट को सलाम। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि श्रीनगर में उतरने से करीब 20-30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने की घोषणा हुई। उस समय हल्के झटके महसूस हो रहे थे। घोषणा किए कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही फ्लाइट इतनी तेजी से हिलने लगी कि सभी को लगा कि यह हमारी आखिरी फ्लाइट हुई। इंडिगो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फ्लाइट 6E 2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। फ्लाइट और केबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया और फ्लाइट को श्रीनगर में सुरक्षित तरीके से उतारा गया।
दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 बुधवार शाम खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान फ्लाइट में जोरदार कंपन होने लगा, जिससे यात्रियों में डर पैदा हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। पायलट ने श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया है कि फ्लाइट का नोज कोन टूटा हुआ था। फ्लाइट में 227 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित है। टर्बुलेंस के दौरान फ्लाइट के अंदर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें लोग अपनी जान की दुआ मांगते नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने की आवाजें भी आ रही हैं। यात्रियों के बीच टीएमसी यात्री तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी सफर कर रहा था। इनमें शामिल टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि मुझे लगा कि मौत करीब है, जिंदगी खत्म हो गई है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हम सबकी जान बचाने वाले पायलट को सलाम। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि श्रीनगर में उतरने से करीब 20-30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने की घोषणा हुई। उस समय हल्के झटके महसूस हो रहे थे। घोषणा किए कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही फ्लाइट इतनी तेजी से हिलने लगी कि सभी को लगा कि यह हमारी आखिरी फ्लाइट होगी। इंडिगो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फ्लाइट 6E2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। फ्लाइट और केबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया और फ्लाइट को श्रीनगर में सुरक्षित तरीके से उतारा गया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 बुधवार शाम खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान फ्लाइट में जोरदार कंपन होने लगा, जिससे यात्रियों में डर पैदा हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। पायलट ने श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया है कि फ्लाइट का नोज कोन टूटा हुआ था। फ्लाइट में 227 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित है। टर्बुलेंस के दौरान फ्लाइट के अंदर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें लोग अपनी जान की दुआ मांगते नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने की आवाजें भी आ रही हैं। यात्रियों के बीच टीएमसी यात्री तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी सफर कर रहा था। इनमें शामिल टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि मुझे लगा कि मौत करीब है, जिंदगी खत्म हो गई है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हम सबकी जान बचाने वाले पायलट को सलाम। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि श्रीनगर में उतरने से करीब 20-30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने की घोषणा हुई। उस समय हल्के झटके महसूस हो रहे थे। घोषणा किए कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही फ्लाइट इतनी तेजी से हिलने लगी कि सभी को लगा कि यह हमारी आखिरी फ्लाइट होगी। इंडिगो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फ्लाइट 6E2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। फ्लाइट और केबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया और फ्लाइट को श्रीनगर में सुरक्षित तरीके से उतारा गया। बढ़ते अगली खबर क्यों। महाराष्ट्र में सिर्फ 2.5 साल के काम को लेकर ही बीएमसी चुनाव में उतरेगी शिवसेना। शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों और पिछले
2.5 वर्षों में महायुति सरकार के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी नेता दीपक केसरकर के आवास पर हुई बैठक में मुंबई के कई मौजूदा और पूर्व शिवसेना सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों ने भाग लिया। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक बीएमसी चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है, जो 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि पार्टी वह मुंबई देना चाहती है जिसका सभी मुंबई कर सपना देखते। आज की बैठक मुंबई महापालिका चुनावों के बारे में थी। पिछले 2.5 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों का सीधा लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। शिंदे ने कहा कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के सभी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में वार्डों की समस्याओं और उनके विकास के लिए आवश्यक मदद पर चर्चा की गई। महायुति ने सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए हैं। जिस तरह विधानसभा चुनाव में महायुति को लोगों का समर्थन मिला है, उसी तरह बीएमसी चुनाव में भी महायुति ही जीतेगी। शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी बृहन मुंबई नगर निगम चुनावों और पिछले 2.5 वर्षों में महायुति सरकार के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी नेता दीपक केसरकर के आवास पर हुई बैठक में मुंबई के कई मौजूदा और पूर्व शिवसेना सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों ने भाग लिया। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक बीएमसी चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है, जो 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि पार्टी वह मुंबई देना चाहती है जिसका सभी मुंबई कर सपना देखते। आज की बैठक मुंबई महापालिका चुनावों के बारे में थी। पिछले 2.5 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों का सीधा लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। शिंदे ने कहा कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के सभी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में वार्डों की समस्याओं और उनके विकास के लिए आवश्यक मदद पर चर्चा की गई। महायुति ने सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए हैं। जिस तरह विधानसभा चुनाव में महायुति को लोगों का समर्थन मिला है, उसी तरह बीएमसी चुनाव में भी महायुति ही जीतेगी। शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी बृहन मुंबई नगर निगम चुनावों और पिछले 2.5 वर्षों में महायुति सरकार के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी नेता दीपक केसरकर के आवास पर हुई बैठक में मुंबई के कई मौजूदा और पूर्व शिवसेना सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों ने भाग लिया। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक बीएमसी चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है, जो 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि पार्टी वह मुंबई देना चाहती है जिसका सभी मुंबई कर सपना देखते। आज की बैठक मुंबई महापालिका चुनावों के बारे में थी। पिछले 2.5 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों का सीधा लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। शिंदे ने कहा कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के सभी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में वार्डों की समस्याओं और उनके विकास के लिए आवश्यक मदद पर चर्चा की गई। महायुति ने सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए हैं। जिस तरह विधानसभा चुनाव में महायुति को लोगों का समर्थन मिला है, उसी तरह बीएमसी चुनाव में भी महायुति ही जीतेगी। मुंबई महापालिका के सभी नगर सेवक जो है, आजी माजी नगर सेवक, इनकी आज बैठक हुई है। इस बैठक में उनके वार्ड में जो कुछ समस्या है, उनके विकास के काम है, इसको आज सुनने का भी प्रयास किया है और उसमें उनको विकास के लिए जो आवश्यक योगदान है, आवश्यक सहकार्य है, वो भी देने का काम बात हुई है, उस पर चर्चा हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमारी महायुति की सरकार 3 साल पहले आ गई, मैं मुख्यमंत्री जब था, मैं और देवेंद्र फडणवीस जी, हम दोनों ने मिलकर जो शुरुआत में जो निर्णय लिए, उसके बाद हमारे साथ अजीत दादा भी आ गए। लेकिन जब वो निर्णय लेने के बाद इतने बड़े निर्णय लिए हैं कि लोगों के घर का मामला हो, यहाँ पर कंक्रीट के रोड हो, यहाँ पर एसटीपी का मामला हो, यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम हो, बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना हो, मेट्रो का काम हो, जो प्रलंबित काम है वो सभी कामों को अंजाम देने का, बड़े गार्डन हो, अर्बन फॉरेस्ट हो, पोल्यूशन कम करने का काम हो, यहाँ पर ये सभी कामों को अंजाम देने का काम महायुति ने किया है। और महायुति जो विधानसभा में जो 2.5 साल में हमारे महायुति ने काम किया, वो विधानसभा में लोगों ने हमारे को जो सहयोग किया, जो लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है, वैसे ही यह महायुति ने किया हुआ काम पिछले कई सालों से जो नहीं हुआ, वो महायुति ने किया है। इसलिए इस मुंबई महापालिका के चुनाव में महायुति का
भगवा झंडा ये मुंबई महापालिका पर लहराएगा, ये विश्वास है। और इसलिए सभी लोग आज हमारे पदाधिकारी, हमारे नगर सेवक काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव मद्देनजर रखकर, चुनाव को देखकर कोई काम नहीं करते। चुनाव हो या ना हो, हमारा काम शिवसेना का शुरू रहता है और इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सियोल में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सियोल में आयोजित प्रतिष्ठित एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर अभियान पर भी अपने विचार व्यक्त किए। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि भारत अब आतंकवादी हमलों पर केवल दुख व्यक्त नहीं करता, बल्कि अब वह सटीक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब भी देता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में किया। और सांसद राघव चड्ढा ने दुनिया के सामने भारत की नई रणनीति पर बोलते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने बता दिया है कि भारत अब एक नई सैन्य और कूटनीतिक नीति के तहत काम कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम केवल आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि अब हम आतंक के मूल ढांचे को जड़ से खत्म करते हैं। सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा कि भारत अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की भूमि से आता है, लेकिन साथ ही इस भूमि पर जहां भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन आतंकवाद का समर्थन करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सियोल में आयोजित एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा है कि भारत की तरफ से एक निर्णायक, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत राष्ट्र की छवि को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच से एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में भारत एक निर्णायक और दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभरा है और यह बताया है कि हम आतंकवाद, आतंकी ढांचे और दुष्ट राष्ट्रों के साथ कैसे निपटते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सियोल में आयोजित प्रतिष्ठित एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर अभियान पर भी अपने विचार व्यक्त किए। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि भारत अब आतंकवादी हमलों पर केवल दुख व्यक्त नहीं करता, बल्कि अब वह सटीक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब भी देता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में किया। और सांसद राघव चड्ढा ने दुनिया के सामने भारत की नई रणनीति पर बोलते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने बता दिया है कि भारत अब एक नई सैन्य और कूटनीतिक नीति के तहत काम कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम केवल आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि अब हम आतंक के मूल ढांचे को जड़ से खत्म करते हैं। सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा कि भारत अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की भूमि से आता है, लेकिन साथ ही इस भूमि पर जहां भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन आतंकवाद का समर्थन करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सियोल में आयोजित एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा है कि भारत की तरफ से एक निर्णायक, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत राष्ट्र की छवि को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच से एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में भारत एक निर्णायक और दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभरा है और यह बताया है कि हम आतंकवाद, आतंकी ढांचे और दुष्ट राष्ट्रों के साथ कैसे निपटते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सियोल में आयोजित प्रतिष्ठित एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर अभियान पर भी अपने विचार व्यक्त किए। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि भारत अब आतंकवादी हमलों पर केवल दुख व्यक्त नहीं करता, बल्कि अब वह सटीक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब भी देता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में किया। और सांसद राघव चड्ढा ने दुनिया के सामने भारत की नई रणनीति पर बोलते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने बता दिया है कि भारत अब एक नई सैन्य और कूटनीतिक नीति के तहत काम कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम केवल आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि अब हम आतंक के मूल ढांचे को जड़ से खत्म करते हैं। सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा कि भारत अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की भूमि से आता है, लेकिन साथ ही इस भूमि पर जहां भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन आतंकवाद का समर्थन करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सियोल में आयोजित
एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा है कि भारत की तरफ से एक निर्णायक, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत राष्ट्र की छवि को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच से एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में भारत एक निर्णायक और दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभरा है और यह बताया है कि हम आतंकवाद, आतंकी ढांचे और दुष्ट राष्ट्रों के साथ कैसे निपटते हैं। India for the last several weeks has been mourning the tragic loss of lives of 26 innocent civilians because they were butchered by a terrorist attack in the state of Jammu and Kashmir in a place called Pahalgam. But as we mourn the loss of lives, India has emerged as a decisive, resolute nation, demonstrating a paradigm shift in the way we deal with terrorists, terror infrastructure, and rogue nations. And what Indian government, the Indian armed forces demonstrated in the form of a military operation called Operation Sindoor was that we are all for peace, but if you try and tinker with the peace within our country and cause injury and death to our people, we will not spare the terrorist infrastructure wherever it may be. And therefore, cross-border strikes were made. And as a result, terror infrastructure across the border was destroyed. Look, we come from the land of Mahatma Gandhi, who taught us about non-violence, who taught us about peace. But we also come from the land of Shahid-e-Azam Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose that shook the very foundation of the British Empire when India was ruled by the British Empire. So therefore, I think this is the right forum where a global alliance must be kind of organized and engineered to ensure that, you know, this world becomes a world which is free from terror and there are no safe spaces for terror infrastructure. I think that is the message that has gone loud and clear from Operation Sindoor and other military operations. बढ़ते अगली खबर क्या? दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और बारिश से मची तबाही। बीते 21 मई की रात दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बाद जब मौसम बदला तो राहत की जगह लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। बुधवार रात को आंधी तूफान के साथ आई बारिश ने दिल्ली और उसके आसपास के तमाम इलाकों में तबाही मचा दी, जिसकी वजह से न केवल कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए बल्कि 6 लोगों की जान भी चली गई। दिल्ली एनसीआर में इस तूफान की वजह से कम आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। हादसों में दिल्ली में 2, गाजियाबाद में 3 और नोएडा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान पालम में हवा की रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की। सफदरगंज में 79 किलोमीटर प्रति घंटा आंधी थमने के बाद दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। इस आंधी ने कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ दिए, कहीं दीवार गिर गई तो कहीं होर्डिंग उड़कर दूर जा गई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में बिजली का खंभा गिरने से उसकी चपेट में आकर एक दिव्यांग की मौत भी हो गई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक बुधवार रात आंधी और बारिश के बीच एक बाइक सवार हापुड़ चुंगी से डासना जा रहा था। जैसे ही वह हापुड़ रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र के पास पहुंचा तो एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा अन्य 2 लोगों की मौत भी हो चुकी। क्या हो गया?
जी पीछे जाओ। अबे तुम तो चलो बड़ा कायन हो रहा है। निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास पूरे शहर में खुला है। आई तो बत्ती पे आगे इधर है वो नहीं उधर गाड़ी में कौन सी गाड़ी है गाड़ी में ऐसा कस्टम एक और बात करनी होगा नया बोला भाई चलना तो क्या लेना पीछे ये तो बात हो गया मतलब आदमी कितना रात में उठ के जा रहा है। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।